हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 20 ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले हमने इस सीरीज के 4 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके सभी वीडियोस को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आ जाइए, आज के सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्लॉक टॉपिक से है। बोला है एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है। दोपहर को जब 2 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी। यानी हमें यह बताना है कि सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक में घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी। तो देखिए, घंटे की जो सुई होती है ना, जो घंटे की सुई होती है वह एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगाती है। ठीक है, घंटे की मान लेते हैं कि यह घंटे की सुई है, तो यह एक चक्कर कहने का मतलब कि यहाँ से चलकर वापस यहाँ तक आने में कितने घंटे का समय लगाएगी? 12 घंटे का। एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लगाती है घंटे की सुई। और कोई भी सुई अगर एक चक्कर पूरा करता है तो वह एक सर्किल बनाएगा, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक चक्कर पूरा करने में यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। तो आप बताइए कि जब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो एक घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री बट्टा 12। तो एक घंटे में 360 डिग्री बट्टा 12 यानी 12 तिया 36, 30 डिग्री का कोण। 360 को काटेंगे 12 से तो एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री। तो एक चीज यहां से स्पष्ट हो गया कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 8 बजे से चलना शुरू की और दोपहर 12 बजे तक में, तो 8 से 12 में कुल मिला के कितना घंटा होगा? 6 घंटा होगा। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक में 4 घंटा बाद 12 बजेगा, फिर उसके 2 घंटा बाद 2 बजेगा, यानी कि 6 घंटा। तो 8 से 12, 8 से 2 कितना घंटा हो जाएगा? 6 घंटा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको 24 घंटे वाले क्लॉक में कन्वर्ट करिए तो 2 बजे का मतलब 14 हो जाएगा। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे, कितना घंटा हो जाएगा? 6 घंटा। तो 6 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी यह बताना है। तो हमें एक चीज पता लग चुका है कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री घूमती है। तो 6 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी? 6 गुने 30 यानी कि 180 डिग्री। हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक चीज यहाँ पे आप समझिएगा, चूंकि इस क्वेश्चन में समय जो है वो आवर के रूप में मिला, पूरा का पूरा 6 घंटा मिला। अगर 6.5 घंटा मिलता, ठीक है, 6 घंटा 15 मिनट होता तो क्या करते? तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझिए, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण, तो 1 घंटा का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में। 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा को हम लिख सकते हैं ना 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो है वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बता दीजिए कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में 60 बट्टा 30, सॉरी 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? 30 डिग्री का कोण 60 मिनट में। तो 1 मिनट में 30 बट्टा 60 यानी काटिएगा तो 1 बट्टा 2 डिग्री। तो घंटे की जो सुई है वह 1 घंटे में तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। तो जितना मिनट होगा उसका आधा डिग्री कोण बनाएगी। तो 30 मिनट में कितना? 15 डिग्री। 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। वही चीज़ है ना, 60 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ भी तो वही चीज़ है ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री है ना। 15 मिनट में कितना? 15 गुने 1 बट्टा 2 यानी कि 7.5 डिग्री। 20 मिनट में कितना? 10 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन मिनट के रूप में दे देगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेगम या इक्का होने की क्या संभावना है? आपको एक चीज पता होगा कि कुल मिला के ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है और प्रत्येक टाइप का जो है ना वह 13 पत्ती होता है। 13 चौके 52। प्रत्येक टाइप का कितना कितना पत्ती होता है? 13 पत्ती होता है। और हर पत्ती में जो है ना, हर पत्ती में 1 से लेकर के 10 तक का अंक होता है। पहले 1 से लेकर के 10 तक का, एक कोई हम लोग इक्का कहते हैं। इसके अलावा हर पत्ती में एक गुलाम होगा, एक बेगम होगा और एक बादशाह होगा। हर पत्ती में एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। 1 से लेकर के पहले 10 तक अंकों वाला 10 पत्ती, उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह 13 पत्ती हो गया। एक को ही इक्का बोला जाता है। सेम चीज यहाँ भी होगा, सेम चीज यहाँ भी होगा, सेम चीज यहाँ भी होगा, हर जगह पे होगा।
अब पूछा क्या गया है कि उसके बेगम या इक्का होने की संभावना। अब किसी पर्टिकुलर कलर का बेगम होने की संभावना नहीं बोला है, सीधे बेगम होने की संभावना बोला है। तो आप बताइए कि कुल कितना बेगम होगा, ताश की एक गड्डी में कुल कितना बेगम होगा। तो देखिए हर टाइप का एक एक बेगम, तो 1 2 3 4, कुल बेगम का संख्या कितना हो सकता है, 4 होगा। तो बेगम होने की संभावना कितना हो जाएगा, 4/52, यानी कुल 52 पत्ती में बेगम होने की संभावना कितनी होगी, 4 ही तो होगा ना। ओके चलिए आगे देखिए। अब बोला है या, अब जब या बोला जाए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में तो आप प्लस कर लीजिएगा, और रहेगा तो गुना कर लेना है। या इक्का होने की संभावना, तो इक्का बताइए क्या होगा, हर पत्ती में एक एक इक्का, तो कुल मिला के इक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो इक्का होने की संभावना 4 हो जाएगा, कुल कितना में, 52 में। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। सोल्व इसको कर लीजिए, 4 से काटिएगा 13 चौके 52, ऊपर में 1 नीचे में 13, 1/13। 4 से काटिएगा 13 चौके 52, ऊपर में 1 नीचे में 13, 1/13, 1/13 ऐड करेंगे 2/13 आ जाएगा। यानी कि इक्का या बेगम होने की संभावना कितना हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन आपका डाइस टॉपिक से है, और डाइस में भी यह क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से है। डाइस को खोल करके यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। बोला है आकृति का छायांकित भाग एक घन का आधार है, यह भाग जो है वह आधार है, और फलक एक आपके सम्मुख है, तो उसके सामने कौन सा फलक होगा। फलक एक आपके सम्मुख है तो उसके सामने, यानी एक के सामने, क्वेश्चन अल्टीमेटली यह है कि एक के सामने कौन सा अंक होगा। देखिए ओपन डाइस के क्वेश्चन को बनाते वक्त एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम चलेंगे या तो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, दो तरीके से आपको चलना है ओपन डाइस में, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट चलिए या टॉप टू बॉटम चलिए, जो भी अल्टरनेट में आएगा, अल्टरनेट मतलब कि एक बॉक्स को छोड़ करके जो भी अल्टरनेट में आएगा वही एक दूसरे के उल्टा में होगा, वही एक दूसरे के सामने होगा। तो हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलते हैं। तो अल्टरनेट में देखिए कौन आएगा, एक के अल्टरनेट में कौन आएगा, 4, है ना। इस बॉक्स को छोड़ दिए तो एक के अल्टरनेट में क्या आ जाएगा, 4। हमें यही बताना था कि एक के अल्टरनेट में, सॉरी अपोजिट में क्या होगा, एक के सामने क्या होगा, 4, 4 के सामने क्या होगा, 1। उसी तरीके से इससे चलेंगे अगर अल्टरनेट में तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये जो छायांकित भाग है इसके सामने क्या होगा, 5, इसके सामने 5 होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा। और आगे चलिए, अब चलिए टॉप टू बॉटम तो चल चुके हैं, अब लेफ्ट टू राइट चलिए। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 हो जाएगा। अल्टरनेट इस बॉक्स को छोड़ के 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। अगर हम आपसे पूछे, हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है कि एक के सामने क्या होगा, 4। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन होगा, छायांकित भाग के स्थान पर कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 सब नंबर दिखाई दे रहा है। जो नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा वही छायांकित भाग के स्थान पर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए सबका अपोजिट, 1 का 4, 6 का 5, 2 का 3, सबका अपोजिट आपका निकल गया है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखिए। दी गई आकृति एबीसीडी में कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर है, वो आपको काउंट करना है। देखिए स्क्वायर काउंट करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, हर एक क्वेश्चन में वही लागू हम लोग करते हैं। जितने भी कॉलम है उसमें आप नंबरिंग करिए, तो 1 2 3 4, वही काम आप यहाँ पे करिए, रो में 1 2 3 4, ठीक है। जो भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए, जो भी रो है उसमें नंबरिंग करिए। अब कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू में रो के सबसे बड़े वैल्यू से गुणा करिए। क्या करना है आपको, कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू में रो के सबसे बड़े वैल्यू से गुणा करिए। तो आप करिएगा 4 × 4। अब आप प्लस का चिन्ह दीजिए और दोनों को एक एक कम करके गुणा करिए, तो 3 × 3। फिर से प्लस का चिन्ह दीजिए, दोनों को एक एक कम करके गुणा करिए, तो 2 × 2। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, दोनों को एक एक कम करके गुणा करिए, तो 1 × 1। और अगर 1 आ जाए, दोनों में से किसी एक स्थान पर भी 1 आ जाए तो वहां पे आपको रुक जाना है, ठीक है। 1 आ जाए तो उसके आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि 1 के आगे जाइएगा तब तो 0 × 0 होगा, यानी 0 बना देगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 × 1 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना स्क्वायर हो जाएगा आपका, 30 स्क्वायर हो जाएगा, 30 वर्ग हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, विकल्प डी। मान लीजिए कि इसमें कॉलम का संख्या 5 होता और रो का संख्या 4 होता, तो हम क्या लिखते, 5 × 4, फिर क्या लिखते, 4 × 3, फिर क्या लिखते, 3 × 2, फिर क्या लिखते हम, 2 × 1। 1 आ जाएगा वहाँ पे रुक जाएंगे,
20, 12, 6, 2 सबको ऐड कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर काउंट करेंगे। स्क्वायर काउंट करने का यही तरीका है, सभी क्वेश्चन पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, लागू होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हमें इस आकृति में, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच के संबंध को दर्शाता है। वेन डायग्राम से यह क्वेश्चन है, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो देखिए कुर्सी और फर्नीचर जो है दोनों का दोनों किसके अंतर्गत आएगा, मेज के अंतर्गत आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प 4। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है, कुर्सी फर्नीचर। अच्छा, मेज कुर्सी फर्नीचर यहाँ तो हो चुका था, मेज कुर्सी फर्नीचर। ओके, चलिए रिपीट कर गया क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में नारी, माँ और डॉक्टर के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है। नारी, माँ और डॉक्टर, देखिए जो भी नारी होंगी वह सब का सब किसके अंदर आएगा, एक सेकंड रुक जाइए, जो भी माँ होंगी वह सब का सब किसके अंतर्गत आएगा, नारी के अंतर्गत। माँ होंगी तो निश्चित रूप से क्या होंगी, वो नारी होंगी। और डॉक्टर, तो नारी भी डॉक्टर हो सकती है और माँ भी डॉक्टर हो सकती है ना, कुछ नारी भी डॉक्टर हो सकती है, कुछ माँ भी डॉक्टर हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आकृति 3। आकृति 3 जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है नारी, माँ और डॉक्टर के बीच के संबंध को। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से है, देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से सीरीज चला है, 89, 98। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि अंक को उल्टा गया है, 8, 9, 9, 8। उसी तरह से 5, 5 उल्टा करेंगे तो यह 5, 5 ही रह जाएगा, चूंकि दोनों अंक सेम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा। जस्ट रिवर्स करके इस सीरीज को बनाया गया, 8, 9, 9, 8। तो 5, 5 आगे भी हम लोग रिवर्स करेंगे तो 5, 5 हो जाएगा। आगे चलिए, इस अगले क्वेश्चन को देखिए, यह भी आपका सीरीज का है। 24 से बनाया है 29, कितना ऐड किया है, +5। 29 से बनाया 39, कितना ऐड किया, +10। अब हम कितना ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 15। 15 ऐड करके देखते हैं हम लोग अपने आंसर तक पहुंचते हैं कि नहीं। तो 39 और 15 कितना हो जाएगा, 39, 5, 44 और 10, 54, 54 होगा। फिर आगे देखिए, आगे अब कितना ऐड करेंगे हम इसमें, 20। तो 54 और 20, 74, ठीक है। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चेक आगे इसलिए किए क्योंकि पहले 5 बढ़ाया फिर 10 बढ़ाया, तो हो सकता है कि आगे 20 भी बढ़ा सकता था। 5 का डबल 10, तो 10 का डबल 20 भी। तो आगे हम 40 बढ़ा के 54 के बाद फिर 40 बढ़ा के चेक करते। इससे हम अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में एल के दाएं को दूसरा। अब दाएं चलना होगा तो प्लस करेंगे, एल के दाएं दूसरा यानी कि l+2, यह हमें बताना है। और Q के बाएं को दूसरा, Q के बाएं दूसरा यानी Q-2, इसका वैल्यू बताना है। देखो जहाँ से भी हमें दाएं चलना होगा तो वहाँ प्लस करेंगे। जैसे L के दाएं दूसरा तो LMNOP इस तरह से लिखेंगे। तो L के दाएं दूसरा यानी L है दाएं इस तरफ, तो दाएं पहला दाएं दूसरा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और अगर हम L किसी भी लेटर का O के बाएं बोलेंगे तो एक O के बाएं पहला, O के बाएं दूसरा, O के बाएं तीसरा। बाएं कहने का मतलब पीछे आते हैं और दाएं कहने का मतलब हम लोग आगे जाते हैं। तो दाएं बोलेगा तो प्लस कर दीजिएगा, बाएं बोलेगा तो माइनस कर लीजिएगा। तो L के दाएं दूसरा L+2, L12 और 2 14, 14 नंबर पर N होता है। Q के बाएं दूसरा Q होता है 17, 17 - 2 15, 15 नंबर पर O होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, N और O। L के दाएं दूसरा N और Q के बाएं दूसरा O। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है मेरा मुख पूरब की ओर है, यदि मैं घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ। घड़ी के दिशा में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो जब भी 180 डिग्री घूमा जाएगा ना, चलिए यहाँ देखते रहिएगा आप, अगर 180 डिग्री घूमेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्शन पूरा अपोजिट बन जाएगा। जैसे इस दिशा में है, अगर 180 डिग्री घूमेंगे तो हम इस दिशा में पहुँच जाएंगे। सीधे डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। अगर उत्तर में है तो दक्षिण में, दक्षिण में है तो उत्तर में। उसी तरह से मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मेरा चेहरा है, अगर हम 180 डिग्री घूम जाएंगे तो सीधे क्या होगा, अपोजिट। तो 180 डिग्री क्या करता है ना कि डायरेक्शन को अपोजिट बना देता है। अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं 180 डिग्री घूमेंगे तो पश्चिम की ओर जाने लगेंगे। अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं 180 डिग्री घूमेंगे तो दक्षिण की ओर, यानी 180 डिग्री यू टर्न हमें बना देता है। तो बोला है कि यदि मैं पूरब की ओर जा रहा हूँ और घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 डिग्री। अच्छा देखो 360 डिग्री क्या करता है ना
कि अब पोजीशन चेंज करता ही नहीं है, आप जिस दिशा में चल रहे हैं ना उसी दिशा में चलने लगिएगा अगर 360 डिग्री घूमते हैं तो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस दिशा में है, ठीक है, 360 डिग्री घूमेगा तो वापस इसी दिशा में चलने लगेगा। तो 360 डिग्री घूमने और ना घूमने दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि 360 डिग्री अगर कोई भी चीज़ घूमेगा तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो 360 डिग्री है तो इसको 0 कर लीजिए, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब क्या क्वेश्चन में बना, 180 डिग्री घूमता है किस ओर, घड़ी के दिशा में। तो 180 डिग्री किसी भी दिशा में घूमेगा उसे यू टर्न बना देगा। तो पूरब के दिशा में चेहरा था, 180 डिग्री घूमेगा तो उसका चेहरा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। पश्चिम के बाद फिर 360 डिग्री घूमेगा तो पश्चिम ही रह जाएगा। 360 डिग्री डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जबकि 180 डिग्री डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है। तो 360 को हम कुछ नहीं मानेंगे और 180 अपोजिट कर लेंगे। आगे, दीपक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। उत्तर दिशा किस ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। जब भी हम लोग मैप पे दर्शाते हैं तो इस तरह से, उत्तर दिशा ऊपर की ओर, पूरब दिशा दाहिने हाथ की तरफ, पश्चिम दिशा बाएं हाथ की तरफ, दक्षिण दिशा नीचे की ओर। बोला है दीपक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। यह कितना चला है, 40 मीटर चला है। इस पॉइंट से यह चलना शुरू किया है और अभी यहाँ तक आया। अब बोला है फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा। अब दाहिनी ओर यहाँ से कैसे मुड़े, तो दाहिनी ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मुड़िए, यानी दाहिनी ओर मुड़ा और कितना मीटर चला है यह, 50 मीटर दाहिनी ओर, यानी कि क्लॉकवाइज। या दिक्कत है तो अपना दोनों हाथ ऐसे लिखिए, उसी डायरेक्शन में रखिए, दाहिनी ओर बोलेगा दाएं हाथ की तरफ, बाईं ओर बोलेगा बाएं हाथ की तरफ। ओके, पुनः वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर, पुनः वह दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर देखो इस दिशा में रखिए, दाहिनी ओर तो नीचे दाहिने हाथ की तरफ, बाईं ओर तो बाएं हाथ की तरफ। तो दाहिनी ओर फिर से मुड़ा और कितना चला, 40 मीटर। देखिए ऊपर गया था उस समय भी 40 ही गया था, तो नीचे आया फिर से 40, मतलब इसके समानांतर आ जाएगा। अपनी मूल स्थिति से वह कितना दूर है, अपनी मूल स्थिति, तो मूल स्थिति तो उसका यही है। अब इससे यह कितना दूर है, यही दूरी हमें बताना है, कितना दूरी है यह इसके बीच का। तो देखिए 40 चढ़ा, 40 आया तो इसके समानांतर हो जाएगा। यह दूरी कितना है, 50, तो यह दूरी भी क्या हो जाएगा, 50। तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर। अच्छा, किस दिशा में है, अभी वही इस बिंदु पर है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस पॉइंट पे है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दाहिनी ओर है, यानी कि पूरब दिशा में। तो दिशा अगर पूछा होता तो हम लोग आंसर क्या करते, पूरब दिशा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, देख लीजिए क्या है। बोला है कि यदि शनिवार के आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो तो बताए कि उस महीने में कार्य दिवस कितने होंगे। शनिवार से शुरू हो रहा है महीना और 30 दिन का महीना है, इसका मतलब आप बताओ कि शनिवार 1 तारीख को शनिवार होगा। शनिवार से महीना शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि 1 तारीख को शनिवार होगा ना। चलिए 1 तारीख को शनिवार, अच्छा 1 तारीख को शनिवार होगा तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। हमें यह बताना है ना कि इस महीने में कुल कितने कार्य दिवस होंगे, तो हम सबसे पहले यह निकाल लेंगे कि इस महीने में कुल कितने अवकाश होंगे। तो सभी रविवार के दिन अवकाश होगा, तो सभी रविवार के दिन अवकाश होगा तो रविवार का संख्या कितना हो जाएगा इस महीने में, 5। अब बोलोगे 5 कैसे, तो देखो 2 तारीख को रविवार है ना, यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि 2 तारीख को रविवार है तो 7 दिन बाद 9 तारीख को, फिर 7 दिन बाद 16 तारीख को, फिर 7 दिन बाद 16 और 23 तारीख को, ये होगा ना, फिर 7 दिन बाद यानी 30 तारीख को। इन दिनों भी क्या होगा, रविवार होगा। 2 7 9, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, यानी 1 2 3 4 5 रविवार होगा इस महीने में। तो 5 रविवार, तो 5 रविवार के दिन अवकाश है, यही बोला है ना। शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश, तो सभी रविवार को अवकाश, यानी इस महीने में कुल कितना रविवार होगा, 5। चूंकि शनिवार से आरंभ हो रहा है मतलब 1 तारीख को शनिवार, 2 तारीख को रविवार, तो कितना रविवार होगा इस महीने में, 5। अब शनिवार देख लीजिए कब कब होगा, तो शनिवार जो है वह 1 तारीख को है तो 1 तारीख को होगा, फिर 8 तारीख को होगा, फिर 15 तारीख को होगा, फिर 22 तारीख को होगा और फिर 29 तारीख को होगा। यही तो शनिवार होगा। अब सभी शनिवार को बंद नहीं रहता है, हर दूसरे शनिवार को, तो देख लीजिए पहला शनिवार को बंद नहीं रहेगा, दूसरे शनिवार को, फिर तीसरा को नहीं, फिर चौथे शनिवार को, फिर छठे शनिवार को। तो यानी कि 2 शनिवार कितना बंद रहेगा, 2 दिन, रविवार के लिए कितना, 7 दिन। तो 30 दिन के इस महीने में 7 दिन अवकाश मिलेगा, यानी कार्य दिवस कितना दिन हो जाएगा, 23 दिन हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 23। कुल कितना कार्य दिवस, 23 कार्य दिवस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए
एक सिनेमा हॉल में 4 खाली सीटें हैं, इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं? इसका जवाब है आपका फैक्टोरियल 4। 4 सीटों पर 4 व्यक्ति कितने तरीके से बैठेगा? आंसर होगा फैक्टोरियल 4। 5 सीटों पर 5 व्यक्ति कितने तरीके से बैठेगा? फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 का मान बताइए क्या होगा? इसका मान होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 दूना 24, यानी कि कुल मिला के 24 तरीके से 4 व्यक्ति 4 सीटों पे बैठ सकता है। 5 व्यक्ति 5 सीटों पे कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5। अगला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, बोला है कि लेखन मजेदार होता है। ठीक है, चलिए लेखन मजेदार होता है, सीधे लेखन मजेदार होता है, इसका मतलब जितना भी लेखन है सब मजेदार। तो जो भी लेखन है सबका सब क्या होता है? मजेदार होता है। तो लेखन के ऊपर से मजेदार कर लीजिए। अब आगे, सीधे लेखन मजेदार यानी सभी लेखन मजेदार। कुत्ते बिल्ली होते हैं, इसका मतलब सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं। सीधे अगर कुत्ते बिल्ली होते हैं लिखा जाए, इसका मतलब कि सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं। तो लेखन मजेदार यानी सभी लेखन मजेदार। मजेदार चीजें उबाऊ होती है। अब जो भी मजेदार चीज है ना, सबका सब क्या है? उबाऊ। सीधे बोला जाए मजेदार, इसका मतलब है कि सभी मजेदार की बात कर रहा है, तो जो भी मजेदार चीज है सब उबाऊ है। हम लोग क्या किए यहाँ पे? कथन के हिसाब से ड्रॉ कर लिए वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के हिसाब से अब निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। लेखन उबाऊ होता है, तो देखिए लेखन पूरा का पूरा लेखन किसके अंदर है? उबाऊ के अंदर। तो यह बिल्कुल सही है, लेखन उबाऊ होता है, क्योंकि पूरा लेखन किसके अंदर? उबाऊ के अंदर। आगे, उबाऊ चीजें मजेदार होती है। उबाऊ चीजें मजेदार यानी जो भी उबाऊ चीजें हैं सब मजेदार कब होता है? जब उबाऊ के ऊपर मजेदार होता। तो यह गलत हो गया। उबाऊ चीजें मजेदार यानी जो भी उबाऊ सब मजेदार कब होता है? जब उबाऊ के ऊपर से मजेदार है। लेखन उबाऊ नहीं होता है, लेखन जो भी है सब उबाऊ के अंतर्गत है, तो उबाऊ होता है। तो यह गलत हो गया। यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। बोला यह गया है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। 22 फरवरी, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। 22 फरवरी 2002 को कौन सा दिन है? यह दिन तो दे रखा है कि शुक्रवार है, यानी कि फ्राइडे है। हमें बताना है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, यह हमें बता दीजिए। देखिए करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा। तरीका यह है इस क्वेश्चन को बनाने का कि सबसे पहले आप डेट और मंथ के केस में चलिए। तो फरवरी मार्च, यहाँ देख लीजिए डेट भी अलग है ना, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। तरीका यह है कि सबसे पहले आप देखिए कि फरवरी और मार्च में पहले कौन आता है, तो पहले फरवरी आता है। पूरे जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आप लिखते हैं उस लिस्ट में पहले कौन आता है? फरवरी की मार्च, तो पहले फरवरी आता है, तो इसको पहले लिखेंगे। और बाद में मार्च आता है, तो इसको बाद में लिखेंगे। क्लियर? सबसे पहले देख लीजिए क्या करना है, पहला महीना को पहले लिखिए, बाद के महीना को बाद में। अगर नीचे में भी फरवरी और ऊपर में भी मार्च होता तो हम क्या करते? पहले फरवरी को लिखते, बाद में मार्च को लिखते। हमेशा जो महीना पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। अब बीच के महीना को इसके बीच में लिख देना है। तो फरवरी और मार्च के बीच में कोई महीना है नहीं, अगर होता तो हम बीच में लिखते। अब करना यह है कि जो पहला महीना होगा उसके बचे हुए दिन को लिखना है। तो फरवरी 2002 का फरवरी है, फरवरी 28 दिनों का होता है, 22 दिन हो चुका है, तो फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? 6 दिन। हमेशा क्या करना है, जो पहला महीना होगा उसके बचे हुए दिन को लिखना है। जो जितना भी दिन बचा हुआ होगा उसको लिखना है, बचे हुए दिन को लिखना है। और जो आखिर महीना होगा उसके दिए गए दिन को लिखना है। तो आखिरी महीना कौन है? मार्च, इसके दिए गए तारीख को, यानी कि इसमें क्या लिखना है आपको? 15 लिखना है। ठीक है, क्या करना है? पहले महीने के बचे हुए दिन को और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखना है। क्लियर? अब इसके बीच में अगर कोई महीना आए तो उसके विषम दिन को लिखना है। विषम दिन कहने का मतलब 30 दिन का अगर कोई महीना है तो उसमें विषम दिन 2 होगा। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अल्टीमेटली हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होकर आ जाता है, तो 7 के शेषफल को हम लोग विषम दिन कहते हैं। जैसे फरवरी के बाद अगर मान लीजिए यहाँ अप्रैल होता तो मार्च के विषम दिन को लिखते 3,
अप्रैल के विषम दिन को लिखते 2, जो 30वां महीना होगा उसका विषम दिन 2 होगा, जो 31वां महीना होगा उसका विषम दिन 3 होगा। 7 चौके 28, विषम दिन 3, बीच में कोई है नहीं तो यही दोनों। अब आप इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो 6 और 15 कितना हो जाएगा 21। 6 और 15 कितना 21, और 21 का मतलब क्या होता है, तो 21 का मतलब होता है 0, चूंकि 7 के शेषफल को ही हमें लिखना है। वैल्यू अगर 7 से बड़ा आ जाए तो हमें क्या लिखना है, 7 के शेषफल को। तो 21 में 7 से भाग करिए, 7 या 21 पूरा पूरा कट गया, विषम दिन कितना आया 0। तो यह जो 0 विषम दिन आया है वह किसके केस में आया है, डेट और मंथ के केस में विषम दिन कितना आ गया 0 आ गया। अब आगे चलिए, अब ईयर के केस में चलिए, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ईयर के केस में चलिए, 2002 का दिन पता है, 8 का निकालना है, तो ईयर के केस में कितने साल का अंतर, 6 साल का अंतर। तो 6 विषम दिन तो यह हो गया, 6 विषम दिन तो यह होगा। इसके अलावा 2002 से 8 के बीच में जितने भी लीप ईयर आएंगे ना उसमें एक एक विषम दिन एक्स्ट्रा होता जाएगा, क्योंकि जो भी नॉर्मल ईयर होता है वह 365 दिन का होता है, उसमें एक विषम दिन होता है, और लीप ईयर 366 दिन का होता है, उसमें 2 लीप ईयर होता है। तो अभी सभी वर्षों को नॉर्मल माने हैं तो 2 से लेकर के 8 तक में 6 साल हो गया, तो 6 विषम दिन तो यह हो गया। इसके अलावा 2 और 8 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 3 नहीं है 4 लीप वर्ष होगा, एक 8 लीप वर्ष होगा, यानी 2 लीप वर्ष और। तो इसमें क्या करना है, ईयर प्लस लीप ईयर कर देना है, यानी कि ईयर को अगर विषम दिन, ईयर का विषम दिन निकालना होगा तो ईयर में आपको सिर्फ लीप ईयर ऐड करना है। तो 2 से 8 के बीच में 6 वर्ष, और इसके बीच में कुल कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो एक 4 होगा और एक 8 होगा। अब 6 और 2 8, ईयर के केस में 8 आया। 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 8 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है, 7 से भाग करिए ना, कितना आया 1। तो अब आप बताइए कि ईयर के केस में कितना विषम दिन आया, 1 विषम दिन आ गया है, ठीक है। चलिए अब आगे, अब इसको देखिए कि डेट और मंथ के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो आगे फरवरी का पता है, मार्च का निकालना है, आगे तो यह भी प्लस होगा। ईयर के केस में भी हम लोग आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा, यानी 0 + 1 कुल मिला के कितना विषम दिन आ चुका है हमारा, 1 विषम दिन आ चुका है। कुल मिला के कितना विषम दिन, 1। अब आगे देखिए, चूंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसलिए निकाले गए और डे को हमें प्लस करना है, तो फ्राइडे + 1 कितना हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुंचेंगे, इस तरीके से हमें अपना सॉल्यूशन निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को। देखो इस बार क्वेश्चन में क्या है कि 11 अक्टूबर 2018, इसका दिन हमें पता है कि गुरुवार है, थर्सडे है, ठीक है। और बताना क्या है, 23 फरवरी 2019, 23 फरवरी 2019। गौर से देखिएगा तो बहुत करीबी मामला है, 18 का पता है, 19 का निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे, महीना वाइज महीना यहाँ जंप कर सकते हैं। आप बताइए कि अक्टूबर में कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, 11 अक्टूबर तक आ चुके हैं। तो अक्टूबर में कितना दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, अक्टूबर खत्म। अक्टूबर 31 दिनों का होता है, तो कितना दिन अक्टूबर में, 20 दिन। नवंबर कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, तो 30 के बदले में 2 लिखिए। दिसंबर कितने दिनों का, 31, तो 31 के लिए 3 लिखिए। जनवरी कितने दिनों का, 31, तो जनवरी के लिए 3 लिखिए। फरवरी में कहाँ तक जाना है, 23 तक, तो 23 लिखिए। हो गया, यही चीज़ तो करना है। 11 अक्टूबर से 23 फरवरी तक आना है, 11 अक्टूबर 2018 से 23 फरवरी 2019 तक आना है। तो अक्टूबर में 20 दिन बचा हुआ है, 31 दिनों का 11 हो चुका है, तो 31 - 11 20 दिन। नवंबर पूरा बचा हुआ है, तो नवंबर में 30 दिन होता है, तो इसके लिए 2 विषम दिन लिखेंगे, 7 के शेषफल। दिसंबर 31 दिनों का होता है, 3। फिर आगे चले 2019 में चले गए, जनवरी 31 दिनों का 3, फरवरी में 23 तक जाना है, तो 23। कुल इतना विषम दिन हो गया। इसमें से भी जो भी आपका 7 से कटता जाए उसको हटाते जाइए। तो 20 2 22 3 25 3 28, देखो 20 2 22 3 25 3 28, 7 से कट जाएगा, इसको हटा दिए यहीं पे। अब क्या बचा है, 23, 7 से भाग के 7 या 21, शेष क्या आया, 2 आ गया, यानी कि फाइनल जो हमारा ऑड डे आया है वह 2 आया है। अब क्या करना है, कैलेंडर में आपको आगे जाना है, तो इस ऑड डे को आप प्लस कर लीजिए, तो गुरुवार + 2 शनिवार आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैलेंडर में आगे जाना है ना, इसलिए विषम दिन को प्लस करेंगे, और पीछे जाना होता तो माइनस। 18 का पता है, 19 का निकालना है, आगे जाना है तो प्लस कर दिए, बस। आगे बढ़िए। इस आकृति में हमें बताना है कि कुल कितने वर्ग है। चलिए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 तो यह हो गया, एक बड़ा वाला 5,
वही चीज़ यहाँ पे भी 1 2 3 4 यह हो गया, एक बड़ा वाला 5, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। इस तरह की आकृति में इसे काउंट करना है कि ऐसा ऐसा जितना फिगर बनेगा उसका 5 गुना आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें 5 इसमें 5 कुल मिला के 10। अगर ऐसा एक और आकृति बना देते, अब कितना, पहला लाइन 5, दूसरा लाइन 5, तीसरा लाइन 5, यानी 5 दिया 15 हो जाता। तो इस तरीके से सीधे हम लोग ऐसी आकृति में काउंट कर लेते हैं। आगे बढ़िए, हमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। गौर से समझिएगा कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक फिगर आप पहचानिएगा कि इसमें कितना बेसिक फिगर मिला हुआ है। कुल मिला के 4 प्रकार का बेसिक फिगर होता है ट्रायंगल टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो हम बता चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से काउंटिंग ऑफ फिगर में। देखिए यह 2 पैटर्न है, 4 पैटर्न होता है जिसमें से 2 पैटर्न तो हम यहीं पे लिख दिए। अगर यह 2 पैटर्न है तो इस पैटर्न में काउंट करने का तरीका है कि नंबरिंग करिए 1 2 3 4, और नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको डबल कर लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, इस आकृति में 8 त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें क्या करना होता है, इसमें भी नंबरिंग करिए और जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना 3। वैसे भी देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यह बात समझ पा रहे हैं। इस आकृति में काउंट करने का तरीका नंबरिंग करेंगे, फाइनल वैल्यू को डबल। इस आकृति में काउंट करने का तरीका नंबरिंग करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो अब आप पहचानिए, देखिए इस तरह का आकृति भी है। बेसिक फिगर आप सिर्फ पहचानिए। सबसे पहले इस पार्ट में आप काउंट करिए कि कुल कितना त्रिभुज। तो 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका त्रिभुज 12 हो जाएगा। क्लियर, इस बेसिक फिगर में अंदर वाले में 12। अब इस प्रत्येक पार्ट में चलिए, इस वाले पार्ट में चलिए, इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इस पार्ट में आ जाइए, इसमें भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस पार्ट में भी चलिए, इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। इस पार्ट में चलिए, इसमें भी कितना हो जाएगा आपका, इसमें भी 3 हो जाएगा। तो 3 6 9 12, 12 हो गया। तो 12 और 12 कितना 24। तो 24 तो आपका बेसिक फिगर में हो गया, ठीक है, 24 तो हमारा बेसिक फिगर में हो गया। यह दोनों आंसर नहीं होगा। इसके अलावा इस दोनों आकृति को, यानी ऐसा वाला आकृति इस आकृति के साथ मिलेगा तो क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है। तो गौर से देखिए, यह फिगर इसके साथ मिलेगा तो कोई नया त्रिभुज नहीं बनेगा। इस फिगर इसके साथ मिलेगा तो कोई नया त्रिभुज नहीं बनेगा। नया त्रिभुज उसको बोलेंगे जो इसके अंदर शुरू हो और इसके अंदर समाप्त हो। अगर यह वाला आकृति इसके साथ मिलेगा तो नया देखिए ट्रायंगल यही बनेगा। देख लीजिए, यह ट्रायंगल कब बनेगा, जब यह आकृति इसके साथ मिलेगा। एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, 2 इधर एक्स्ट्रा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे चलिए, एक यह वाला बनेगा और एक यह वाला बनेगा, यानी कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा बन गया 4 एक्स्ट्रा बन गया। तो 24 और 4 28, यानी विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा। यह जो आकृति है देख सकते हैं, इधर कितना था 3। अब इस आकृति को जब इसके साथ रखे तो देख लीजिए यह नया ट्रायंगल बना ना, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो हमेशा पहले बेसिक फिगर में आपको काउंट कर लेना है कि कितना ट्रायंगल, उसके बाद दोनों बेसिक फिगर को मिला के देखिए कि दोनों को मिलाने से भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो दोनों के मिलाने से यह वाला और यह वाला 2, यह वाला और यह वाला 4, यानी 4 एक्स्ट्रा बना। तो 24 और 4 28 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, जब 2 नीचे होगा तो ऊपर कौन सी संख्या, यानी 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी यह बताना है। आप इसमें देखो कि इस दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो कॉमन को ऊपर नीचे लिखिए, तो 3 3। अब क्या करिए, एक ही डाइस के सभी संख्या को क्लॉकवाइज में लिखिए। तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1। वही काम दूसरे डाइस के साथ करिए, कॉमन से क्लॉकवाइज में सभी को लिखिए। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 3 के बाद 5 और 5 के बाद कितना 2। यहाँ 5 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था 2 नीचे तो ऊपर कौन होगा। देखिए 2 के अपोजिट में कौन है 1, यानी 2 नीचे तो ऊपर 1, यानी 2 के अपोजिट में 1। 6 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में क्या होगा, जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 4, 6 1 2 5 सब आया है, 4 नहीं दिख रहा है। तो 5 के अपोजिट में 4। तो किसी भी नंबर के अपोजिट में आपसे पूछा गया होता, आप उसका जवाब बहुत ही आराम से दे सकते हैं इसके मदद से। तो इस तरीके से आज का सेट आपका हो चुका है कंप्लीट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।